सबको राम राम भाई। जैसा कि आप सबको पता ही है, अपने इस YouTube चैनल पे हमने एक फ्री RC प्रो कोर्स लॉन्च कर रखा है, जिसमें शुरुआत में मैं आपकी रीडिंग की क्लासेस ले रहा हूँ, जिसमें मैं आपको एडिटोरियल का मीनिंग निकालना सिखाता हूँ। उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं अपन। उसके बाद अपन लेंगे प्रैक्टिस की क्लासेस, जिनमें क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इनके क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। और वो जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो बैंकिंग का लेवल होगा। आपने देखा होगा रिसेंट एग्जाम्स के अंदर, एसएससी के अंदर, सीडीएस के अंदर, इनके अंदर भी अब लेवल बढ़ गया, या अपन शॉर्ट में इसको कह सकते हैं कि इनके अंदर भी अब बैंकिंग लेवल की इंग्लिश आने लग गई है। तो ये जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ मेरे भाई, ये बैंकिंग, डिफेंस, एसएससी, टीचिंग एग्जाम्स, जिनमें भी ये लेवल आता है उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। इसके अलावा छोटी छोटी बातें और इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने ग्रामर भी पढ़ा रखी है भाई। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप ग्रामर भी देख सकते हो। ये जो क्लासेस होती हैं आरसी वाली, इनकी एक प्लेलिस्ट बना दी है आरसी प्रो प्लेलिस्ट नाम से। और इस क्लास की जो पीडीएफ होती है उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर पिंड मिलेगा। आ जाइए, करते हैं शुरुआत अपनी आज की क्लास। देखो मेरे भाई, ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, अब फिर बोल देता हूँ। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक टीचर आपको ऐसे एक एक शब्द, एक एक लाइन का मीनिंग बता देगा और आप उसको खाली सुन लोगे और उससे आपको मीनिंग निकालना आ जाएगा, तो आप एक वहम में जी रहे हो। इस पोर्शन का नाम है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीड करके कॉम्प्रीहेंड करना। कॉम्प्रीहेंड माने समझना। जब तक आप खुद से रीड करके कॉम्प्रीहेंड करने की, समझने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक ऐसी चाहे 1000 क्लासेस देख लेना, आपसे नहीं हो पाएगा एग्जाम में। तो आपको करना क्या है, जैसी स्लाइड दिखी पॉज बटन दबाया, इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करी। भले 10% समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट लेना है। उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग देखा, फिर से मीनिंग निकालने की कोशिश करी। पहले अगर 20% समझ में आया था तो अब 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। पहले अगर 40% समझ में आया था, सेकंड रीडिंग में आप नोटिस करोगे आपको 70% के करीब समझ में आ रहा है। ठीक है। हर स्लाइड के ऊपर आपको 2-2 अटेम्प्ट लेने ही लेने। फिर मैं आपको इस एडिटोरियल का मीनिंग मैं बताऊंगा, फिर इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। करिए जी शुरू। हाँ जी, पढ़ लिया जी पूरा का पूरा एडिटोरियल। क्या समझ में आया? अगर मैं ऊपर ऊपर से समरी आपसे पूछूं तो क्या समझ में आया इसमें? सरकार ने डिसाइड किया था कि जो अपने अर्थक्वेक के जोन्स बने हुए हैं, सुना होगा कभी ना कभी आपने लाइफ में कि ये वाला एरिया अर्थक्वेक जोन 3 में आता है, अर्थक्वेक जोन 4 में आता है, सुना होगा ऐसा। तो ऑलरेडी आपने अर्थक्वेक जोन बने हुए हैं, उसके अंदर थोड़े से चेंजेस लेकर आते हैं। ठीक है। जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड पर फॉलो होती हैं चीज़ें, उनको अपन फॉलो करते हैं। पहले सरकार ने डिसाइड किया था, लेकिन फिर जब इसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आई, कुछ महीने तक कोशिश करी, लेकिन उन्होंने अपने डिसीजन को वापस ले लिया, रोल बैक कर लिया। उसके कारण बताए क्यों वापस ले लिया जी। अच्छा, इससे ऐसा हो जाएगा, इससे ऐसा होगा, कीमतें बढ़ जाएंगी, कंस्ट्रक्शन की कीमतें बढ़ जाएंगी, है ना। इसको लेके जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, वो भी परेशान हैं, सरकारी संस्थाएं भी परेशान हैं, क्योंकि उनके लिए भी नॉर्म्स वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्या जी। अच्छा, जो नया स्कीम है उसके क्या फ़ायदे हैं, कैसा करना चाहिए, लास्ट में इसने कंक्लूड कर दिया। इतना आपको समझ में आया? एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अभी तो अपन रीड करना सीख रहे हैं, मीनिंग निकालना सीख रहे हैं, तो मैं आपको एक एक लाइन का मीनिंग बताता हूँ। लेकिन एग्जाम में अगर आप इसका 60% मीनिंग भी समझ जाते हो ना, आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इस टॉपिक का सबसे पहले तो अपने मन से हवा निकालिए, डर निकालिए।
ठीक है, आ जाइए करते हैं जी शुरुआत। उम्मीद करता हूं कि आपने हर स्लाइड के ऊपर 2-2 अटेम्प्ट लगा लिए होंगे। द सेंटर्स रोल बैक ऑफ द रिवीजन ऑफ इंडियाज अर्थक्वेक जोनिंग बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स follows a major challenge to the methodology used, which some engineers believe are out of sync with site-based evaluations। वहां से शुरू और यहां खत्म। क्या कह रहा है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। जो सेंटर का यानी जो सरकार का रोल बैक है, रोल बैक का मतलब क्या होता है, वापस ले लेना, किसी डिसीजन को वापस ले लेना। ये जो सरकार का रोल बैक है, ये सरकार का जो वापस डिसीजन को वापस लेना है। किस डिसीजन को वापस लेना, कि जो रिवीजन होना था, ये जो कह लो कि बदलाव आने थे, चेंज होना था इंडिया के अर्थक्वेक जोनिंग में, जो करना किसने था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जो अर्थक्वेक, इंडिया की अर्थक्वेक जोनिंग में जो बदलाव लाने थे, सरकार ने उसको रोल बैक कर दिया है। पहले कह दिया जी ठीक है कर लो, फिर अपने डिसीजन से सरकार बैकआउट कर गई है, उसको रोल बैक कर लिया। अच्छा जी, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ। फॉलोज अ मेजर चैलेंज टू मेथोडोलॉजी यूज्ड। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे एक मेजर चैलेंज क्या है, मेजर कह लो कि दिक्कत क्या है, वो है जो मेथोडोलॉजी इसके अंदर यूज हो रही है। जो कुछ साइंटिस्ट का, जो कुछ इंजीनियर्स का मानना है कि आउट ऑफ सिंक है, कहने का मतलब सही नहीं है, मेल नहीं खाती साइट बेस्ड इवेल्युएशन से। अब इस लाइन का मीनिंग बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करना। काफी बच्चों ने ना ये फॉलोज की वजह से मीनिंग मतलब उल्टा निकाल लिया होगा। फॉलो का मतलब उन्होंने निकाला होगा कि कोई चीज़ किस चीज़ के बाद हो रही है, तो उनको ऐसा लगा होगा कि पहले सरकार ने अपना डिसीजन वापस लिया और उसके बाद हुई ये चीज़, जबकि ऐसा नहीं, उल्टा है। फॉलो का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को फॉलो करना, यानी उससे पीछे होना। ये चीज़ ने फॉलो किया इस चीज़ को, यानी ये चीज़ पीछे है। अरे हाँ के ना, सॉरी, मतलब ये इस चीज़ ने फॉलो किया इस चीज़ को, यानी ये वाली चीज़ पीछे है, ये वाली चीज़ आगे हुई। आप कह सकते हो कि यहां पे फॉलोज का जो मतलब है वो बिकॉज ऑफ वाला है, कि ये चीज हुई, इसने फॉलो किया इसको, यानी इस चीज की वजह से रोल बैक हुआ, यानी एक काइंड ऑफ कारण बता रखा है। ठीक है, तो फॉलोज का मीनिंग उल्टा समझ लेने से कई बार मीनिंग नहीं निकल पा रहा आपसे। आगे क्या कहना चाह रहा है, आप इसका फॉलोज के यहां पे मीनिंग समझिए, बिकॉज ऑफ। ठीक है, रोल बैक क्यों कर लिया इन्होंने, मेजर चैलेंज, मेजर जो कठिनाई थी वो उस मेथडोलॉजी यूज में थी। ऐसा करने के लिए, जो जोन में चेंज लाने के लिए जो मेथडोलॉजी यूज करी जा रही थी, उसके अंदर मेजर कठिनाई थी। और ये जो मेथडोलॉजी है, इसको कुछ इंजीनियर्स का मानना है कि आउट ऑफ सिंक है, मेल नहीं खाती है साइट बेस्ड इवेल्युएशन से। अब यहां पे क्या कहना चाह रहा होगा समझना। पहले हर चीज का प्लान बनता है, उन्होंने ना पेपर पे, कागज पे तो बना दिया रूल कि भैया अच्छा ये वाली चीज पहले जोन 3 में आ रही है, इसको 4 में डाल देंगे, इसको ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। लेकिन जब उसको ऑन ग्राउंड उसको इंप्लीमेंट करने की बात हुई, वहां पे इंजीनियर भेज के जब सर्वे कराया गया, तो उन्होंने पाया कि ऐसा तो करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जोन सिर्फ कागज पे चेंज नहीं करने हैं ना मेरे भाई। अगर अगर मान लो, इसको ऐसे समझो, थोड़ा सा समझना, पूरा का पूरा आपके लिए आज का एडिटोरियल समझना आसान हो जाएगा। पहले 1-2 मिनट मेरी बातें सुन लो। है क्या चीज, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं कि ये वाला एरिया जोन 3 में आता है, ये वाला एरिया जोन 4 में आता है। तो बेसिकली कर क्या रखा है, हमारी गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बना रखा है कि ऐसे एरिया जहां पे अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं, उनको डाल रखा है हायर प्रायोरिटी जोन में, अर्थक्वेक मतलब बेसिकली जोन 4 के अंदर। ठीक है, जोन 4 भी क्या, पहले शायद जोन 5 तक है अपने। पूरा भारत अपना, पूरा भारत, कोई भी भारत का ऐसा एरिया, ऑब्वियस बात है भूकंप तो कहीं भी आ सकते हैं, तो पूरे भारत को 1 में तो डालना जरूरी था, 1 तो है ही। लेकिन फिर जब पूरा ही भारत इंक्लूड हो गया तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसीलिए जोन अपने शुरू होते 2, 3, 4 और 5। 2, 3, 4, 5 ये 4, अभी फिलहाल 4 जोन है अपने। ठीक है, तो अब ये चारों जोन के अंदर अंदर अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन बने हुए हैं। जो जोन 4 है, सबसे हायर प्रायोरिटी वाला है, वहां पे रूल एंड रेगुलेशन अलग बने हुए हैं कि यहाँ पे अगर कोई बिल्डिंग बनेगी तो अच्छा उसका बेस इतना होना चाहिए, उसके अंदर ये वाले बीम्स यूज होने ही होने चाहिए, उसमें ये चीजों का ध्यान रखना है। फॉलो हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन रूल उसके लिए बनाए गए। एक डैम या एक नदी पक्की करनी है, अगर वो जोन 2 में है, जोन 3 में है, तो वहां पे उतने रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, नॉर्मल कर दिया। लेकिन जोन 4 में अगर कोई डैम बनाना है, जोन 4 में अगर कुछ बनाना है, तो उसके लिए अलग रूल्स रेगुलेशन फॉलो करे जाते हैं। ठीक है, अब सिर्फ पेज पे चेंज कर देने से तो होगा नहीं। मान लो ये वाला एरिया, ये हिमाचल का एरिया है, ये पहले जोन 4 में आता था। ठीक है,
अब मैं इसके ऊपर लिख दूं जोन 6, ऐसे थोड़ी काम चलेगा मेरे भाई, समझना। क्योंकि अगर आप जोन की प्रायोरिटी बढ़ाओगे, जैसा कि आपने पैराग्राफ में आगे देखा भी होगा कि एक नया जोन बनाने की बात हो रही, 5 से ऊपर एक जोन बना दो कि 6 भी कर दो हाई प्रायोरिटी वाले, तो सिर्फ कागज पे नाम थोड़ी चेंज करना है। अगर उसको कुछ हायर प्रायोरिटी दे रहे हो, हायर सिवियरिटी में उसको डाल रहे हो, तो रूल्स एंड रेगुलेशन भी तो चेंज करने पड़ेंगे। और जब इंजीनियर्स ने जाके देखा कि क्या वो जो नए रूल तुमने बनाए हैं वो यहाँ इंप्लीमेंट हो भी सकते हैं कि नहीं, यहाँ उनको इंप्लीमेंट करने का कोई स्कोप ही नहीं है। तुमने कह दिया कि भैया इतनी दूर में कंस्ट्रक्शन होगी, इससे ज्यादा घर नहीं बनेंगे, वहां ऑलरेडी उससे 10 गुना घर बने हुए हैं, तोड़ोगे क्या उन सबको? तो ये है जी फंडा। अब ये वाली बातें सुनने की वजह से ना आपके लिए पूरा का पूरा आज का एडिटोरियल समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से समझते हैं, तो क्या कहना चाह रहा है यहां पर ये कि वो जो मेथड वो यूज कर रहे थे कि भैया एक काम करते हैं, यहाँ पे ये अच्छा ये भूकंप ज्यादा आते हैं तो इसको इसमें डाल देते हैं, इसको इसमें डाल देते हैं, और जोन में डालोगे तो वहां पे फिर वो चीजें फॉलो भी करानी पड़ेंगी। लेकिन जब सर्वे हुआ, इंजीनियर वहां पे साइट पे पहुंचे, तो उन चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए जो चीजें चाहिए वो हो ही नहीं पा रही, इसलिए वो कह रहा है आउट ऑफ सिंक है, मेल नहीं खा रही है। वो जो मेथड आपने यूज किया और साइट पर पहुंचकर जो इवैल्यूएशन हुई, वो दोनों चीजें मेल नहीं खा रही। अब शायद आपको बात और क्लैरिटी से समझ में आ गई होगी। फिर भी ये जो रिवर्सल है, फिर भी ये जो डिसीजन वापस लिया गया है, इज ड्रिवन लार्जली बाय, अगर कोई चीज किसी चीज को ड्राइव करती है तो इसका मतलब बेसिकली क्या है, वो चीज के होने का कारण होती है। ये जो डिसीजन वापस लिया गया है, ये लार्जली मतलब मेनली ड्राइव किया गया है इसके द्वारा, यानी इसका जो मेन कारण है, ये तो एक कारण है ही कि इसको इंप्लीमेंट करने में दिक्कत है, इसके अलावा मेन कारण क्या है, मैसिव कॉस्ट, बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ जाएगी। और दूसरा एग्जीक्यूशन इम्प्लीकेशन, ये होना चाहिए था वैसे डिफिकल्ट वर्ड्स में। इम्प्लीकेशन मतलब होता परिणाम, एग्जीक्यूशन किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना। अगर ये जो नए वाले जोन बनाने की बात हो रही है, इसको एग्जीक्यूट करने के जो परिणाम आएंगे, वो मेन कारण है इस बात को वापस लेने का। ये कह तो दिया ठीक है कर लो, लेकिन फिर जब अच्छे से एनालिसिस किया गया कि भैया इससे कीमतें कितनी बढ़ जाएंगी, अच्छा जी इसको एग्जीक्यूट करने के बाद इसके परिणाम क्या आएंगे, जब उनका एनालिसिस किया गया, उस बेस पर इस डिसीजन को वापस लिया गया है। क्योंकि ये जो डिसीजन है ना भैया, ये डिसीजन इंपैक्ट करता है, प्रभाव डालता है अर्बन प्लानिंग के ऊपर, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के ऊपर और क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर। क्योंकि ये सिर्फ डिसीजन कागज पे नहीं लेना है, इससे बहुत चीजें इंपैक्ट होंगी। अर्बन प्लानिंग, जैसे हर सिटी में कुछ ना कुछ चेंजेस मान लो करने हैं कि अच्छा ये वाली नई कॉलोनी बसानी है, यहाँ से ड्रेनेज सिस्टम जाएगा, ये होगा वो होगा। अगर वो अलग पहले मान लो एक जोन में, लेट से कि वो भी जोन 2 में, बाद में वो अगर जोन 3 में आ गई तो सारी चीज़ चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि उनके प्रोटोकॉल अलग होंगे, तो उस हिसाब से चीज़ें बनानी पड़ेंगी। तो पूरी अर्बन प्लानिंग पर इम्पैक्ट आएगा, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस पर इफेक्ट आएगा। अब जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट टीम होती है, कहीं बाढ़ ज़्यादा आती है, भूकंप ज़्यादा आती है, तो वहाँ पे मान लो एम्प्लॉय लगा रखे हैं लेट से 100, जहाँ पे कम आती है वहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे 2, ठीक है। वहाँ पे उसी हिसाब की मशीनें वगैरह रखी हुई हैं, वही उसी हिसाब की वो एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, ये सब चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है। रेस्क्यू टीम, उनकी बोट वगैरह उसी हिसाब से रखी हुई हैं। जैसे ही आपने जोन चेंज किया, क्या हुआ, प्रोटोकॉल को मैच करने के लिए वहाँ पे उतनी चीज़ें रखनी पड़ेंगी। तो डिजास्टर को लेके जो प्रिपेयर्डनेस है, जो तैयारी है, वो भी चेंज हो जाएगी जोन चेंज होने से। और क्लाइमेट रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब क्या होता है, अगर कोई पर्सन या कोई चीज़ किसी चीज़ को लेके, किसी चेंज को लेके रेजिलियंट है, तो उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकती है, उसमें एंड्योरेंस होती है। क्लाइमेट को लेके कितनी रेजिलियंट है वो चीज़ें, कितनी जगह, कहने का मतलब अभी कोई एरिया जोन 2 में आ रहा है, ठीक है, क्लाइमेट के चेंज होने के इम्पैक्ट को वो एरिया कितना झेल पा रहा है। अगर आप उसको जोन 3 में डालोगे तो क्या चीज़ें चेंज होंगी, अच्छा उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, क्या आपकी जो बिल्डिंगें हैं जो ऑलरेडी बनी हुई हैं, कहीं आपने तो उसको कर दिया चेंज और वो उस हिसाब से तैयार ही ना हो। तो ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये जो नई जोनिंग पॉलिसी है ये इफेक्ट डालेगी। चलो जी, पहले नहीं पढ़ा था, अब पढ़ लो, पॉज करके कर लो बच्चे। आपसे एग्जाम में तभी होगा जब आप खुद से करने की आदत डाल लोगे। हाँ जी, करेंट डिस्कस। द करंट अर्थक्वेक जोनिंग एक्सरसाइज इज एन अपॉर्चुनिटी टू डिजास्टर एंड क्लाइमेट प्रूफ cityscapes, power infrastructure,
dams, highways, homes and offices as India undertakes an urban infrastructure expansion. अब यहाँ पे क्या कह चाह रहा है, ये जो करंट अर्थक्वेक जोनिंग एक्सरसाइज है, ये जो फिलहाल में यूज होने वाली अर्थक्वेक जोनिंग की ये जो प्रक्रिया है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक मौका है किस चीज का, कि डिजास्टर आपदा और क्लाइमेट प्रूफ सिटीस्केप्स बनाए जाएं। लैंडस्केप आपने सुना है, वैसे सिटीस्केप बेसिकली अर्बन प्लानिंग, अर्बन एरियाज, अर्बन लैंडस्केप, ठीक है। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे बन जाएं अपने, ये दोनों ये चीज सबके साथ अंडरस्टूड है, ठीक है। डिजास्टर और क्लाइमेट प्रूफ शहर बन जाएं, डिजास्टर और क्लाइमेट प्रूफ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजास्टर और क्लाइमेट प्रूफ डैम्स बन जाएं, हाईवेज बन जाएं, होम्स बन जाएं, ऑफिसेज बन जाएं। क्योंकि इंडिया जो है वो शुरू कर रहा, अंडरटेक का मतलब होता है शुरुआत करना। इंडिया ने अंडरटेक कर रखा है, बेसिकली शुरू कर रखा है एन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सपेंशन इंडिया ने शुरू कर रखी है। भारत में शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, तो उसको देखते हुए ये जो एक्सरसाइज थी बेसिकली जोन को चेंज करने की, अगर ये चलती तो इससे हम डिजास्टर और क्लाइमेट प्रूफ ये स्काईस्केप और ये सिटीस्केप और ये चीजें बना सकते थे। अब काफी बच्चों को ना यहाँ पे एक डाउट आया होगा, जब मैंने भी इसको पहली बार पढ़ा तो मुझे भी आया था, या करंट को देख के डाउट आया होगा आपको, ऐसा लग रहा होगा कि करंट माने पुराना वाला, ठीक है, ये सोच रहे होगे ना। आपके दिमाग में ऐसे होगा कि जो रिवाइज्ड वाला है वो तो आ ही नहीं पाया ना, सेंटर ने वापस ले लिया, करंट माने पुराना वाला मीनिंग निकाल रहे होगे, तो पुराने वाले में ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे करंट का मतलब है बच्चे जो फिलहाल एग्जीक्यूशन में था, वो कुछ टाइम के लिए एग्जीक्यूट हुआ। आपने आगे पैराग्राफ में आया था, बताया भी था कि अच्छा इस मंथ में अनाउंस किया, 3-4-5 महीने वो चला, फिर बाद में डिसीजन वापस लिया। यहाँ पे करंट का मतलब है वो नया वाले की बात हो रही है यहाँ पे, कि जो नया वाला जोनिंग एक्सरसाइज है, जो नए वाले जोन में बांटने की जो प्रक्रिया है, ये एक अपॉर्चुनिटी थी ये चीजें डेवलप करने की। गेटिंग द जोनिंग फ्रेमवर्क राइट, ये जोन के फ्रेमवर्क को ठीक करना, गेटिंग द जोनिंग फ्रेमवर्क राइट, गेट समथिंग राइट, करना, ये जो जोनिंग फ्रेमवर्क है इसको सही करना, अगर देखा जाए आर्ग्यूबली नेवर बीन मोर इंपॉर्टेंट, ये आज से इंपॉर्टेंट कभी नहीं रहा। क्यों कह रहा है ऐसा, क्योंकि भारत में अब शहरीकरण बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है, उन चीजों को देखते हुए ये आज से ज्यादा इंपॉर्टेंट कभी भी नहीं था, या इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। एट द हार्ट ऑफ द डिबेट लाइज द साइंटिफिक approximation of possible earthquakes and their intensities vis-a-vis the preparedness of built environment to withstand them। वो वाली बात खत्म हुई, उसके बाद कह रहे एट द हार्ट ऑफ डिबेट, एट द हार्ट ऑफ समथिंग का मतलब होता है मेन पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट। एट द हार्ट ऑफ डिबेट, ये जो डिबेट चल रही है कि पुराना वाला ठीक था, अब वाला ठीक था, कौन सा बेहतर है, उसकी इंप्लीमेंटेशन में क्या दिक्कतें हैं, इस डिबेट के हर्ट पर जो सबसे मेन चीज इसमें जो है, इस डिबेट का जो हर्ट है वहां पर क्या चीज लाई करती है, वो लाई करती है साइंटिफिक अप्रोक्सीमेशन ऑफ पॉसिबल अर्थक्वेक। ये जोन जो बांटोगे मेरे भाई, किस बेस पर बांटोगे, कि कहाँ अर्थक्वेक आने की संभावना ज्यादा है उसको हाई प्रायोरिटी पर रखोगे, दूसरे कम। ये साइंटिफिक अप्रोक्सीमेशन, साइंटिफिक तरीके से ये जो अनुमान लगाना है पॉसिबल अर्थक्वेक का, इस पर टिकी हुई है। और दूसरी चीज, और उनकी इंटेंसिटी, अर्थक्वेक कहाँ ज्यादा आएंगे और किस इंटेंसिटी के आएंगे, इस चीज का अनुमान लगाने पर एक तो ये आधार हो रहा है, और दूसरा इसका इस शब्द का मतलब होता है इन रिलेशन टू, इस चीज से संबंध में, कि ये वाली चीज तो है कि पहला काम तो है अनुमान लगाना और क्या इंटेंसिटी के आएंगे उस पर, और इसके रिलेशन में तैयारी क्या है, इसके रिलेशन में प्रिपेयर्डनेस क्या है उस बिल्ट एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट यहाँ वातावरण नहीं है, एनवायरनमेंट का मतलब है वहाँ जो बिल्डिंगें, वहाँ जो चीज़ें बनी हुई हैं, जो ऑलरेडी बना हुआ एनवायरनमेंट है, वो इसके कंपैरिजन में कितना तैयार है कि उन चीज़ों को झेल पाए, विद स्टैंड कर पाए। विद स्टैंड का मतलब होता है बर्दाश्त कर पाना, झेल पाना। क्या मेरी बात आ गई समझ में? ये देम वैसे ही बोल्ड हो गया बेसिकली। विद स्टैंड का मतलब होता है रजिस्ट करना, बर्दाश्त कर पाना। हाँ जी, एक बार मैं पूरे को फिर से कर दूं। यहां पर अपने को समझ में आया कि भैया पहले डिसाइड किया था कि इसमें चेंजेस लेकर आएंगे, सरकार ने उस डिसीजन को वापस ले लिया क्योंकि इंजीनियर के हिसाब से इसका मेथड ठीक नहीं है। और दूसरे मेन कारण क्या है कि कीमतें बढ़ जाएंगी, एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूट होने के बाद जो उसके इम्प्लीकेशन होंगे, जो परिणाम होंगे, उनमें दिक्कतें। अच्छा जी,
लेकिन ये कह रहा है, ये जो ऑथर है ये फेवर कर रहा है कि फिलहाल की जो प्रक्रिया थी अगर वो होती तो ये चीज़ें हो जाती यार, डिजास्टर और क्लाइमेट प्रूफ अपने शहर बन जाते, ये चीज़ें अपनी फुल प्रूफ सी हो जाती। अब ये कह रहा है इस डिबेट के जो सेंटर में, अब वो डिबेट क्या है, अगर ये चीज़ इतनी अच्छी है, अगर ये चीज़ इतनी अच्छी है तो फिर दिक्कत क्या है, फिर तो इसके प्रो रहो ना, फिर ये डिबेट क्यों हो रही है वो आगे आपको समझ में आया होगा कि क्या दिक्कतें आ रही हैं अपने को, अपन क्यों नहीं लागू कर पा रहे इसको। इसलिए कह रहा है कि ये जो डिबेट चल रही है कि एग्जीक्यूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पुराना वाला ठीक है कि नया वाला ठीक है, इस डिबेट का जो सेंटर है, जो मेन आइडिया है उसका, वो है बेसिकली पहली बात तो ये जो साइंटिफिक तरीके से हम अंदाजा लगा रहे हैं पॉसिबल अर्थक्वेक का, कि अर्थक्वेक कब आएगा, कहाँ आएगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, और उसके रिलेशन में, इस चीज के रिलेशन में जो ऑलरेडी वहां बना हुआ अपना ढांचा है, अपनी बिल्डिंगें हैं, वो किस लेवल पर तैयार हैं उसको बर्दाश्त करने के लिए। ये है मेन क्रक्स। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आगे देगा, आगे आपने अगर पूरा पैराग्राफ पूरा का पूरा अपना आर्टिकल पढ़ा तो आपको पता है ना, वो ये कहना चाह रहा है कि जो बिल्डिंगें ऑलरेडी वहां पर बनी हुई हैं मेरे भाई, उन सारे शहर को तो आप तोड़ नहीं सकते ना, और वो उस लेवल की बनी हुई नहीं है। आप कागज पे जोन चेंज कर दो, अभी मान लो जोन 2 में है, कागज पे आपने जोन 3 कर दिया, लेकिन उस जोन 3 के प्रोटोकॉल, उस जोन 3 की जो रिक्वायरमेंट है कि अगर आपका शहर, आपका एरिया जोन 3 में आता तो आपकी बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए, वो है ही नहीं हमारे पास। तो फिर फायदा क्या जोन चेंज करने का। आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये वो कहना चाह रहा है। ग्लोबली मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज एंड सिस्मिकली एक्टिव रीजन जो है वो यूज करते हैं ये प्रोबेबिलिस्टिक सिस्मिक हजर्ड असेसमेंट को। ये कह रहा है ग्लोबली मतलब पूरे वर्ल्ड में जो एडवांस्ड इकोनॉमी है, जो डेवलप्ड इकोनॉमी, अमीर जो कंट्रीज हैं, या फिर जो सिस्मिकली एक्टिव रीजन्स है जहाँ भूकंप वगैरह ज़्यादा आते हैं, जैसे जापान में आपने सुना होगा बहुत भूकंप आते हैं, वहाँ पर वो इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। अब ये टेक्निक क्या है, ये एक डायनेमिक फ्रेमवर्क है, ये एक डायनेमिक मतलब बदलता रहने वाला ढांचा है, फ्रेमवर्क है, जो मॉडल करता है दैट मॉडल्स अर्थक्वेक रिस्क थ्रू प्रोबेबिलिटी बेस्ड सिमुलेशन ऑफ ग्राउंड मोशन। अब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा अगली लाइन भी पढ़ के। अंटिल नाउ इंडिया जो है वो मेनली यूज़ करता है एक सिंपलर फिक्स्ड जोनिंग मॉडल। अब जरा समझना, इंडिया ने क्या कर रखा है, हिस्टोरिकली पूरा डेटा देखा, अच्छा इस एरिया में ज़्यादा भूकंप आते हैं, इस एरिया में कम भूकंप आते हैं, यहाँ ज़्यादा इंटेंसिटी वाले आते हैं, तो उसके बेस पर चार्ट बना दिया कि अच्छा ये जो हिमाचल का एरिया है, कश्मीर का एरिया है, ये गुजरात में जो कच्छ वाला एरिया है, इनको सबसे हाई प्रायोरिटी में डाल दो, इनको जोन 5 में डाल दो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कभी भूकंप नहीं आता, इसको जोन 2 में डाल दो। अपन ने कर रखा ऐसा। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे जो एडवांस्ड मतलब अमीर कंट्रीज हैं या जहाँ ज़्यादा ही भूकंप आते हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, वो परमानेंट नहीं करती भी ये जोन 2 है, ये जोन 3 है, उनका चेंज होता रहता है। उन्होंने ऐसे सेंसर लगा रखे हैं, ऐसी टेक्निक लगा रखी है कि अर्थ के अंदर की मोशन को वो डिटेक्ट करते हैं, और जहाँ पे संभावना ज़्यादा होती है उस हिसाब से जोन ऊपर नीचे उनके होते रहते हैं। ये कहना चाह रहा है, ये एक डायनेमिक फ्रेमवर्क है जो मॉडल करता है, बेसिकली ढांचा बनाता है अर्थ को एक रिस्क का, बेसिकली अनुमान लगाता है प्रोबेबिलिटी बेस्ड सिमुलेशन से। सिमुलेट करना मतलब किस चीज़ का, कह लो कि एक टाइप का डायग्राम बना लेना, ठीक है, ग्राउंड मोशन का, उसके बेस पर ये डिसाइड करता है कि कौन सा प्रायोरिटी वाला एरिया है। इंडिया में क्या है, फिक्स जोनिंग मॉडल है कि भैया ये इसमें फिक्स कर दिया हमने। द BIS अटेम्प्ट, ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, इसका जो अटेम्प्ट था, मूव टुवर्ड्स दिस ग्लोबली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क इज देयरफॉर डायरेक्शनली करेक्ट। अब इसके ये फिर से वही तर्क दे रहा है कि वैसे अगर देखा जाए तो डायरेक्शन ठीक था, अपना ही जो BIS थी वो चाह रही थी कि हम भी ये वाला सिस्टम फॉलो करें भाग्य से, तो डायरेक्शन तो ठीक थी, क्योंकि ऐसा नहीं ना, भूकंप कोई फिक्स थोड़ी है कि वहां आया, पहले गुजरात के कच्छ में आया तो हर बार वहीं पे आएगा, कहीं नई जगह भी तो आ सकता है। तो कह रहा है कि जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का जो अटेम्प्ट था, जो उनकी कोशिश थी कि वो मूव टुवर्ड, वो चलना चाहते थे ये ग्लोबली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क की तरफ, देखा जाए तो उसका डायरेक्शन सही था। डायरेक्शन अगर उसका ये देखा जाए कि क्या ये स्टेप ठीक है, तो डायरेक्शन तो उसका सही। अब हालांकि सम स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स एंड पॉलिसी मेकर्स आर्ग्यू दैट द रिविजन्स व्हिच वर नोटिफाइड इन नवंबर 2025 and withdrawn on March 3 were too stringent।
अब इसका जो है उसका काउंटर ये अभी तक आपने देखा, देखो इस पैराग्राफ में इसने पूरा यहां से यहां तक बताया कि वो जो नया वाला था, जो प्रपोजल दिया गया था, जो इतना टाइम चला भी, देखो नवंबर 2025 में कहा कि कर लो, और मार्च 3 को कहा वापस ले लिया डिसीजन। तो ये लगभग मान के चलो, अगर नवंबर के शुरू में आया तो नवंबर, दिसंबर और 3 महीने इसके, या 2 महीने इसके, 4 महीने तक वो इंप्लीमेंटेड था। उसके लिए कह रहा है। तो यहां पे भी इसने इसकी तारीफ करी। अब आपको शायद ये करंट वाली बात जो मैं कहना चाह रहा था वो समझ में आ गई होगी कि ये जिस टाइम पे ये लिखा जा रहा है उस टाइम पर वो एग्जीक्यूटेड है, इसलिए उसको करंट कह रहा है। भले अब वापस ले लिया, पुराने वाले पे चले गए, वो बात हो रही। यहां पे भी इसने देखा कि तारीफ कर रहा है यार नए वाले की, फिर ये दूसरे तर्क देगा। यहां तक तारीफ कर रहा था, अब आगे बात अपनी चेंज करेगा। हावेवर का मतलब होता है हालांकि। हालांकि कुछ स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स का और पॉलिसी मेकर, यानी जो मिनिस्टर हैं, जो नेता हैं, जो डिसाइड करेंगे, जो पॉलिसी मेकर हैं, उनका ये तर्क है कि ये जो रिविजन्स है, ये जो अपन चेंजेस ला रहे हैं, जो नोटिफाई किए गए थे नवंबर 15 में और वापस ले लिए गए मार्च 3 में, ये बहुत ज्यादा हार्श थे, बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट थे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। अच्छा जी, द प्रपोज्ड फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस्ड एन एंटायरली न्यू टॉप रिस्क कैटेगरी जोन 6। जैसा भी मैंने आपको शुरू में बताया था कि अपने भारत में फिलहाल जोन 2, 3, 4, 5 तक ऐसे डिवाइडेड है। 1 क्यों नहीं है इसमें? क्योंकि अर्थक्वेक कहीं भी आ सकता है, तो 1 में तो पूरा भारत ही आता है। अब 2, 3, 4, 5 था, ये कह रहा है एक 6 और लेके आओ, जो सबसे हाई है उसको 6 के अंदर डालो, ऐसा कह रहा है ये। तो ऐसा नहीं है कि बस एरिया तुम्हारा वही है ना, ऐसा नहीं है कि 6 के अंदर कुछ नए एरियाज आएंगे। ये कहना चाह रहा है जो ऑलरेडी भी 5 में है, उनमें भी जहां ज्यादा अर्थक्वेक है उसको तो ले जाएंगे अपन 6 में, कुछ को छोड़ देंगे 4, मतलब 5 में ही, और 4 में भी जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा है उनको 5 की तरफ लेके जाएंगे। यानी कुछ कुछ एरियाज के अंदर वो चेंज होगा, ठीक है। सब एरियाज नहीं, लेकिन कुछ एरिया जो बिल्कुल ही हाई वाले हैं उनको 6 में डाल लो, जो भी 5 के बहुत हाई वाले हैं उनको 6 में डाल लो, जो ठीक है उनको 5 पे रहने दो, 4 के भी जो बहुत ज्यादा हाई वाले हैं उनको 5 में, ऐसे करके चेंजेस की बात हो रही है। तो जो प्रपोज्ड फ्रेमवर्क है इसने इंट्रोड्यूस करा है, इसने कह लो कि इंट्रोड्यूस की अब हिंदी क्या होती है, अवगत कराया, कोई नई चीज, अवगत भी नहीं, प्रस्तावित, ठीक है। ये जो प्रपोज्ड फ्रेमवर्क है, जो प्रस्तावित फ्रेमवर्क है, इसने कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करी है, और वो क्या है, एक टॉप रिस्क कैटेगरी बनाई गई है जिसका नाम है जोन 6, जो कवर करती है ज्यादातर हिस्सा कश्मीर का, हिमालयन बेल्ट का, जहां पे हिमालयन रेंज है अपनी, कच्छ, गुजरात का जो एरिया है कच्छ का, और नॉर्थ ईस्ट का एरिया। ये कह रहा है इस सारे एरिया को जोन 6 में डालो। Urban planners worry that such zoning could stall development and infrastructure activity in already economically fragile regions and potentially push more housing into informal sector, which already accounts for nearly 80% of India's homes. अब ये कहना चाह रहा है कि ऐसा करने से क्यों वापस लिया सरकार ने, क्या कारण था। अब उस पर जा रहा है कि सब कुछ, पहले तो उसने फायदे फायदे गिनाए कि भैया ऐसे ऐसे जो नई पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो अपना डिजास्टर फ्री और ये वाला प्रोन, मतलब अच्छे उसके लिए रेजिलियंट घर बन जाएंगे अपने, ये डैम्स बन जाएंगे सारी जगह, तो वर्ल्ड में भी ये फॉलो होता है। फायदे गिना रहा था, अब दिक्कतें गिना रहा है। वो ये कह रहा है कि अर्बन प्लानर्स का, ये जो टाउन प्लानिंग वगैरह करते हैं, इनकी चिंता ये है कि ऐसे जोन में अगर बांट दिया तो उसकी वजह से स्टॉल का मतलब होता है रोक लगा देना, ठीक है, ठहरा देना, वो जो डेवलपमेंटल और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी है, ये जो डेवलपमेंट हो रही है, रोड और ये डैम वैम ये सब चीज़ें बन रही हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एक्टिविटी हो रही है उसको वो डिले कर देगा, स्टॉल कर देगा, रोक लगा देगा ऐसे एरिया में जो पहले से इकोनॉमिकली फ्रेजाइल है। ये जो एरियाज हैं यहाँ पे कोई इंडस्ट्री वगैरह तो कुछ है नहीं, इनमें पहले ही इकोनॉमिकली दिक्कत है, इकोनॉमिकली ये बड़ी वीक है। ऐसे एरियाज में जो डेवलपमेंट हो भी रही थी उस पर भी रोक लग जाएगी। अब आपको शायद मेरी वो बातें जो मैंने शुरू में बोली वो समझ में आ रही होंगी कि सिर्फ कागज पे थोड़ी चेंज करना है भाई। अगर आपने उसका जोन चेंज कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें इंप्लीमेंट भी करनी पड़ेंगी कि यहाँ से रोड निकलना है तो वो फिर ऐसी क्वालिटी का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसमें ये वाली चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ से अगर वो दिक्कत आ रही है, बीच में कोई नदी आ रही है, ये आ रहा, तो वहाँ से रोड नहीं निकलेगा। इन चीज़ों के कारण डेवलपमेंट रुक जाएगी ऐसे एरियाज में जो पहले से ही इकोनॉमिकली फ्रेजाइल हैं, इकोनॉमिकली वीक हैं, कमज़ोर हैं, ये कहना चाहता है। एंड पोटेंशली पुश, और इससे होगा क्या देखो,
ये कहना चाह रहा है। अब ये वाली तो डेवलपमेंट की ऊपर ऊपर बात हुई। आपने देखा होगा हर एक शहर में एक संस्था होती है जहां से आपको नक्शा पास कराना पड़ता है, ठीक है। और अगर कोई बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग वगैरह बन रही है तो वहां पे वो जाते हैं साइट पे विजिट करके, भैया आपने पिलर नहीं लगाए, ये नहीं किया, वो नहीं किया, आपकी वो कंस्ट्रक्शन रोक देते हैं। जो दिल्ली विल्ली में इस साइड रहते हैं, आपने तो बहुत बिल्डिंगें देखी होंगी जो खंडर पड़ी हैं, बीच में कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है किसी किसी की, हाँ के ना। तो ऐसी चीज़ों के लिए कह रहा है। अब अगर मान लो आपका जो एरिया है उसकी जोन बढ़ा दिया अपन ने, अर्थ के अंदर सेंसर लगा के आप डिटेक्ट हुआ कि भैया आपके एरिया के अंदर अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपको हायर जोन में डाल दिया। जो नॉर्मल नक्शा पास होता था, अपनी मर्जी से घर बना लेते थे, ईंट गिरवाई घर बनवा लिया, अब वैसे नहीं चलेगा जी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर नक्शा पास कराना पड़ेगा, वो ऑब्वियसली महंगा पड़ेगा, हाँ के ना। तो फिर क्या होगा, लोग इलीगली अपनी मर्जी से बिना नक्शा पास कराए घर बनाएंगे, ठीक है। अब भी ऐसा ही होता है, कॉलोनियों वॉलोनियों में कौन पूछता है कि आपने दीवार में बीम डाल ले नहीं डाल ले, कितना क्या सरिया डाल रहा है, क्या, कोई अपनी मर्जी सब बनाते हैं, जिसका जैसा बजट वो उस हिसाब से बनाता है। कहीं हो सकता है कि बाहर से लावा लश्कर बहुत कर लेते हैं, अंदर उसने कोई बीम वीम अच्छी चीज़ें जो इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग से ही फॉलो होनी चाहिए वो डाली नहीं, वो करी ही नहीं, होता है ना ऐसा। 80% वही कहना चाह रहा है ये, कि अगर होगा क्या, इन चीज़ों से कीमतें बढ़ेंगी और वो पोटेंशियली संभावना है कि वो पुश करेंगी, धकेलेंगी हाउसिंग को इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ, कि लोग प्रॉपर जो ऑथराइज बिल्डर वगैरह हैं उनसे नहीं बनाएंगे, इनफॉर्मल अपना देसी कॉन्ट्रैक्टर वो ठेकेदार पकड़ लिया उससे बनवाएंगे। जो कि पहले से अकाउंट फॉर का मतलब होता है बनाना, बनाने का मतलब होता है समथिंग अकाउंट फॉर समथिंग, यानी वो मिलकर ये चीज बनाती है। जैसे जैसे इसमें भी लिखा भी हुआ देखो, अकाउंट्स फॉर नियरली, यानी जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो देसी ठेकेदार वगैरह से जो घर बनाए जाते हैं, वो नियरली 80% होम्स। भारत में अगर 100 घर बनते हैं तो उसमें से 20 ही ऐसे जो होते ना भी रेरा अप्रूव्ड और ये अप्रूव्ड और ये अप्रूव्ड, उनके थ्रू बनने वाली जो बिल्डिंग है, जो घर हैं, वो 20% हैं। बाकी 80% ऐसे ही बनते हैं, ये कहना चाह रहा है। अगर आप इतने स्ट्रिक्ट लॉज वगैरह ये सब चीज़ें कर दोगे कि इनका पालन करना है क्योंकि जोन चेंज हो गया, तो फिर लोग उस खर्चे से बचने के लिए इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जाएंगे, अवैध तरीके से निर्माण करेंगे। ऑलरेडी 80% है वो, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एस्टिमेट सजेस्ट दैट, ये जो एस्टिमेट अनुमान लगाए गए हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि 1 जोन इंक्रीज कुड रेज कॉस्ट बाय 20% एंड 2 जोन बाय 1/3। अब ऐसा क्यों है, सारी बात का जो बेस है वो ये है कि आपको दिमाग में ये समझना पड़ेगा कि जोन चेंज होने से होता क्या है। जोन चेंज होने से वहां पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो प्रोटोकॉल हैं वो चेंज हो जाते हैं, और वो जब प्रोटोकॉल चेंज होते हैं तो कीमत बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि पहले आपका घर जोन 3 में था, उसके अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल थे, अगर वो जोन 4 में होगा, एक जोन का चेंज आया तो कंस्ट्रक्शन की कीमत जो है वो 20% बढ़ जाएगी। और मान लो पहले जोन 2 में था और 4 में चला गया, 2 जोन का चेंज आ गया, तो 1/3 कॉस्ट बढ़ जाएगी, यानी 33% इंक्रीज हो जाएगी कॉस्ट। और मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर, For major infrastructure such as metro rail system, dams, power station, the cost implication could be significantly higher. जो बड़े स्ट्रक्चर है, मेजर स्ट्रक्चर हैं, जैसे मेट्रो, डैम, ये पावर स्टेशन, इनका जो कॉस्ट इम्प्लीकेशन है, इनका जो कॉस्ट वाला परिणाम है वो सिग्निफिकेंटली हायर हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। कि बाकियों पे 20% नॉर्मल घर वर बनाने 20% का फर्क पड़ रहा है, लेकिन इनमें तो और ज़्यादा तगड़े प्रोटोकॉल चाहिए, तो वहाँ पे जो कॉस्टिंग है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। The pushback to BIS revisions has come from both private sector and within government, including Ministry of Housing, Urban Affairs, Home Affairs, Central ये Water Commission, Dam Safety Authority। ये कह रहा है जो पुशबैक है ना, जो अपोज किया गया है, जो विद्रोह किया गया इस BIS रिवीजन का, ये जो बदलाव कर रहे थे जोन सिस्टम में, इसका जो विद्रोह किया गया वो दोनों ने किया है, कम्स फ्रॉम, वो विद्रोह दोनों तरफ से आया है। प्राइवेट सेक्टर ने भी उसका विद्रोह किया है, और गवर्नमेंट जो ये वाली मिनिस्ट्रीज हैं, अर्बन अफेयर वाली, होम अफेयर वाली, वाटर कमीशन वाली, डैम सेफ्टी वाली, इन सब ने उस चीज़ का विद्रोह किया है कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा, इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करना अभी बस का नहीं है हमारे। अनदर लेयर इन दिस डिबेट इज क्लाइमेट। एक ये जो बहस है, ये जो डिबेट है, इसमें एक और परत है, वो उस परत का नाम है क्लाइमेट। वो कैसे, अब ये बता रहा है बेसिकली। लेयर का मतलब एक और लेयर, मतलब एक और पहलू, एक और हिस्सा, वो है क्लाइमेट। The construction sector in India is among its largest dispersed sources of carbon emission.
ये जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है ना भारत का जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जो घर बनते हैं, बिल्डिंगें बनती हैं, रोड बनते हैं, डैम बनते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा डिस्पर्स सोर्स है कार्बन एमिशन का। धरती पर अपन कुछ भी करते हैं, ठीक है, उससे कार्बन एमिट होता है। कार्बन फुटप्रिंट, ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा। तो ये जो कंस्ट्रक्शन करते हो आप, सीमेंट रेता उड़ता है, एक चीज चेंज होकर दूसरे में जाती है, तो ये कह रहा है कि ये जो कंस्ट्रक्शन वाली फील्ड है ना, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है, ये कार्बन एमिशन के जो सोर्सेज हैं उनमें से लार्जेस्ट डिस्पर्स्ड सोर्स है, यानी फैला हुआ बटा हुआ सोर्स है। एक जगह तो कंस्ट्रक्शन हो नहीं रही, पूरे भारत में हो रही। इसको आप ऐसे समझो, मान लेते हैं कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये कोई चीज़ है, ठीक है, कोई फैक्ट्री है, लेट से कि फलानी फैक्ट्री है, उससे कार्बन एमिट होता है, इथेनॉल की फैक्ट्री है, उससे कार्बन एमिट होता है। तो ये कुछ एरिया में होंगी कि अच्छा यहाँ है यहाँ है, तो वो उतनी फैली हुई नहीं है कि मान लो पूरे देश में मान लो 100 फैक्ट्रियाँ हैं, तो वो कुछ इस एरिया में, कुछ इस एरिया में, कुछ इस एरिया में, ऐसा। लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो तो पूरे भारत में फैला हुआ है, हर दूसरी गली में घर बन रहा है, हाँ कि ना। तो कह रहे लार्जेस्ट डिस्पर्स्ड सोर्स है, फैला हुआ सबसे बड़ा डिस्पर्स फैला हुआ सोर्स है कार्बन एमिशन का। चलो जी, लास्ट पैराग्राफ। वाइल रिवीजन इन द अर्थक्वेक जोनिंग फ्रेमवर्क इज नेसेसरी। हालांकि ये जो बदलाव हैं, ये जो चेंजेस हैं अर्थक्वेक के जोनिंग फ्रेमवर्क में जरूरी तो हैं, देखो ये नेसेसरी है। इट रिक्वायर्स वाइडर कंसल्टेशन अक्रॉस मिनिस्ट्री, लेकिन इसके लिए जरूरत है और ज्यादा डिटेल्ड कंसल्टेशन की, और ज्यादा विचार विमर्श की, मिनिस्ट्रीज के बीच में, रेगुलेटर्स के बीच में और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स के बीच में। स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है? एक तो जैसे वो होता है ना, स्टॉक, किसी चीज में स्टेक होल्डर हो, यानी आप में उस, आप कंपनी में सुना होगा आपने कि एक फलानी कंपनी है, उसमें 20% हिस्सा मेरा है, तो मैं उसका 20% स्टेक होल्डर हूं, ऐसे करके। और एक स्टेक होल्डर का मतलब होता है जिस पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे अब कोई डिसीजन लेके आती है सरकार कि कोई भी डिसीजन, लेट से कि जो बेरोजगार हैं उनको 10,000 रुपये महीना मिलेंगे, इस डिसीजन के स्टेक होल्डर कौन हुए? जो बेरोजगार हैं, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि 60 साल के ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको 500 रुपये मिलेंगे, तो इस डिसीजन के, इस पॉलिसी के स्टेक होल्डर कौन हुए? जो 60 साल की महिलाएं, 60 साल से ऊपर की महिलाएं हैं वो। तो स्टेक होल्डर का मतलब होता है ऐसा कोई पर्सन, ऐसी कोई चीज जो प्रभावित होगी किसी पॉलिसी से, डिसीजन से। यहां पे स्टेक होल्डर का वो वाला मतलब है कि विचार विमर्श होना चाहिए मिनिस्ट्रीज के बीच में, रेगुलेटर्स के बीच में और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स के बीच में, यानी जिसका इस इंडस्ट्री से लेना देना है, जो प्रभावित होंगे, उनके बीच में और ज्यादा विचार विमर्श की जरूरत है। ओनली ए होलिस्टिक एंड इंप्लीमेंटेबल फ्रेमवर्क, सिर्फ एक होलिस्टिक मतलब जिसमें सब पहलुओं को देखा जाए, एक कंप्लीट टाइप की अप्रोच, एक होलिस्टिक और इंप्लीमेंटेबल, सिर्फ कागज पे नहीं बनाना है, इंप्लीमेंट करने लायक फ्रेमवर्क ही स्ट्रेंथन कर सकता है डिजास्टर रेजिलियंस को। वो मजबूत कर सकता है जो डिजास्टर को लेके हमारी लड़ने की जो क्षमता है उसको, और एड्रेस कर सकता है। एड्रेस ये पता वाला एड्रेस नहीं है, इफ यू एड्रेस समथिंग तो आप उस पर ध्यान देते हो, ठीक है। वो एड्रेस करेगा क्लाइमेट मिटिगेशन को। ये जो क्लाइमेट रिलेटेड प्रॉब्लम है, मिटिगेट का मतलब क्या होता है? मिटिगेट का मतलब क्या है? डैमेज रिडक्शन। कहने का मतलब जो नेगेटिव चीज है उसको कम करना, मिटिगेट करना, पेन को मिटिगेट कर देना, पेन को कम कर देना, आपने सुना होगा। तो ये जो क्लाइमेट की मिटिगेशन है मतलब क्लाइमेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कम करेगा और अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाएगा, एग्जीक्यूशन चैलेंजेस को कम करेगा, ये चीज़ है। इसमें ये कहना चाह रहा, लास्ट में इसने कंक्लूड करा अपनी बात को कि भैया जरूरी तो है, लेकिन और थोड़ी और डिस्कशन होनी चाहिए मिनिस्ट्री में, रेगुलेटर में, और जो जिन पर जो इंडस्ट्री प्रभावित होगी उनके अंदर और मीटिंग और डिस्कशन होने की ज़रूरत है। एक कंप्लीट सबको साथ लेके चलने वाली और इम्प्लीमेंटेबल फ्रेमवर्क ही स्ट्रेंथन कर सकता है हमारी डिजास्टर रेजिलियंस को। और ये जो क्लाइमेट मिटिगेशन है इसको एड्रेस करेगा, इस पर इफेक्ट डालेगा, अफोर्डेबिलिटी लेकर आएगा और एग्जीक्यूशन चैलेंजेस पर, मतलब इन चीज़ों को वो एड्रेस करेगा। एक अच्छा फ्रेमवर्क ही इन चीज़ों पे, ये जो पहलू हैं इनको बेसिकली केटर करेगा, इनको सम्मिलित करेगा कि ये जो दिक्कतें, जो प्रॉब्लम है ना अफोर्डेबिलिटी की, एग्जीक्यूशन चैलेंजेस की, इनको अगर सॉल्व करना मतलब समझ लो आप यहाँ पे ना, इनको सॉल्व करेगा एक अच्छा होलिस्टिक और इम्प्लीमेंटेबल फ्रेमवर्क ही। हाँ जी, तो इसके साथ अपना पूरा एडिटोरियल डिस्कस हो गया जी।
थोड़ा सा प्रचार है। अभी इसमें मैं पेड कोर्स की स्लाइड लगा दूंगा तो छाती सी जल जाएगी तुम्हारी। पेड कोर्स बेच दिया बिजनेसमैन है। आजकल ये ट्रेंड चल गया है ना भाई। काम है ये हमारा, ठीक है। इससे घर चलता है हमारा। जैसे आपके पिताजी कोई काम करते हैं आपका घर चलाने के लिए, जैसे कल को तुम कुछ काम करोगे तुम्हारा घर चलाने के लिए, ऐसे ही हमारा काम है। तो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना पड़ेगा ना। पेड वाले नहीं बता रहा, बुक्स तो बताने दोगे। तो ये मेरी 2 किताबें आती हैं। एक है जी ग्रामर के क्लास नोट्स, जिसमें ये जो मैं ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो मैं अपने पेड बैचेस में पढ़ाता हूँ, ये उसके नोट्स हैं। अगर आप यूट्यूब से भी फ्री पढ़ रहे हो तो भी आपको समझ में आएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो आप इनको ले सकते हो, डिटेल्ड नोट्स है। और ये प्रैक्टिस की किताब है। एक बार आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, खत्म क्या हो जाता है, साथ साथ भी करना पड़ता है। एक चैप्टर खत्म हुआ तो उसके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें, दूसरा चैप्टर खत्म उसकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। जब सारे चैप्टर खत्म हो गए तो मिसलिनियस प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस की किताब है। दोनों का सैंपल मैंने दोनों का ही पहले पहले चैप्टर पूरा कंप्लीट पहला पहला चैप्टर उसकी पीडीएफ डाल रखी है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको सैंपल पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। तसल्ली करिए, अगर आपको बुक्स अच्छी लगे, वर्थ इट लगे तो आप ले सकते हैं। एक इस किताब पे मैं काम कर रहा हूँ भाई। ये जो मैं आपको एडिटोरियल्स पढ़ा रहा हूँ, है ना, ये होंगे कुछ और बेसिक लेवल की स्टोरी भी, बिगिनर लेवल वाली, बिल्कुल ही बच्चों वाली कहानियाँ भी कुछ शुरुआत में डाल लूँगा, ताकि ऐसे कोई बच्चे हों जो बिल्कुल ये जिनको समझ में नहीं आ रहा, वो वाले बच्चे। और लास्ट में फिर प्रैक्टिस, क्लोज टच पैरा जंबल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, कह लो कि मॉडरेट टू एडवांस लेवल की प्रैक्टिस भी, मतलब थ्योरी भी प्रैक्टिस भी। ये किताब मैं लिख रहा हूँ, इस पर काम चल रहा है। 2.5-3 महीने में जब भी आएगी आपको बता दूंगा मैं। अब आप अटेम्प्ट करोगे, कॉपी पेन उठा लो, 1 से 10 तक नंबरिंग डाल लो, देखते हैं किसके कितने नंबर आते हैं आज। पहले आप अटेम्प्ट करना, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। हर स्लाइड पे मैं पॉज कर रहा हूँ, मतलब 5-5 सेकंड रुकूंगा। अपना आंसर मार्क करिए, देखते हैं कितने सही होते हैं आपके 10 में से। हाँ जी, करें भाई डिस्कस। आ जाइए। द प्राइमरी रीजन बिहाइंड सेंटर्स रोल बैक ऑफ रिवाइज्ड अर्थक्वेक जोनिंग फ्रेमवर्क वाज, मेन कारण क्या था? ये जो सेंटर ने अपना डिसीजन कि ये जो रिवाइज करना था फ्रेमवर्क को, ये जो डिसीजन लिया था इस पे रोल बैक कर लिया है, मतलब ये कैंसिल कर दिया इस चीज़ को। तो मेन कारण क्या था? लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंस सपोर्टिंग सिस्मिक रिसर्च असेसमेंट,
कि कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था जो सपोर्ट करता हो सिस्मिक रिसर्च असेसमेंट को। ये सिस्मिक डिवाइस तो ये अर्थक्वेक से रिलेशन है, इसका इतना समझ रहे हो ना। ये जो रिस्क असेसमेंट है इसको सपोर्ट करने के कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिले हमें, ऐसी कोई बात नहीं हुई। कंसर्न्स रिगार्डिंग लार्ज इकोनॉमिक एंड इम्प्लीमेंटेशन बर्डन, जो चिंता थी, जो बेसिकली कंसर्न थे, दिक्कतें थी किस चीज़ से संबंधित, ये जो बहुत बड़े लेवल पे इकोनॉमिक और इम्प्लीमेंटेशन बर्डन आएंगे उनकी वजह से। ऑपोजिशन आया इंटरनेशनल एजेंसीज का, ऐसा कुछ नहीं है। फेलियर ऑफ फ्रेमवर्क टू आइडेंटिफाई वनरेबल रीजंस, ये जो प्रभावित कह लो कि संभावित शिकार जो हैं, संभावित क्षेत्र जो हैं, उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, हम इसलिए नहीं कर रहे। मेन कारण ये था कि बहुत बड़े लेवल पर इकोनॉमिक मतलब कॉस्ट बढ़ जाएगी और इसके जो इम्प्लीमेंटेशन के जो बर्डन है उनकी वजह से कैंसिल कर दिया। पैसेज के अनुसार ये जो इंट्रोडक्शन है जोन 6 का, ये कंट्रोवर्शियल था। ये जो नया जोन 6 बनाया जा रहा था ये कंट्रोवर्शियल था। क्यों, क्या दिक्कत है उसमें? इट कॉन्ट्राडिक्टेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच नहीं खाता था वो, ऐसी कोई बात नहीं। इट सब्सटेंशियली इंक्रीज्ड कंप्लाइंस कॉस्ट इन वनरेबल रीजन, इसने बहुत ज़्यादा, अगर जोन 6 में डाल लेंगे जो मेन अपने एरियाज थे, जैसे उसमें था ना पूरी हिमालयन बेल्ट हो गई, कश्मीर हो गया, कच्छ हो गया, नॉर्थ ईस्ट पूरा, ये बहुत बहुत बड़े स्केल पर इंक्रीज करा था कंप्लाइंस की कॉस्ट को वनरेबल रीजन्स में। ये था जी मेन कारण। इसने एक्सक्लूड कर दिया बहुत सारे रीजन्स को, इसलिए इसने रिड्यूस कर दिया इंसेंटिव फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट नेशन वाइड। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है, डेवलपमेंट में, बिल्डिंग वगैरह बनाने में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, उसमें मिलने वाले फायदे को डिक्रीज कर दिया इसने, ऐसी कहीं कोई बात नहीं हुई। पैसेज ये सजेस्ट करता है कि स्ट्रिक्टर अर्थक्वेक जोनिंग में अनइंटेंशनली, पैसेज में ऐसा कहा गया है कि अगर अपन और स्ट्रिक्ट तरीके से अर्थक्वेक जोनिंग को करेंगे तो उससे अनइंटेंशनली, ना चाहते हुए भी क्या चीज हो जाएगी, इससे माइग्रेशन कम हो जाएगा, अर्बन एरियाज का जो माइग्रेशन है वो कम हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये एनकरेज करेगा ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल हाउसिंग को, हाँ जी ये लिखा हुआ है। अगर आप और स्ट्रिक्ट तरीके से ये जोन चेंजेस वगैरह ये करोगे या इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, लोग पैसा खर्च करना नहीं चाहते, फिर वो इनफॉर्मल तरीके से अपने घर वर बनाएंगे। इलिमिनेट कर देगा ये क्लाइमेट रिस्क को, तो उल्टा लिख दिया बिल्कुल। अगर क्लाइमेट रिस्क इलिमिनेट होते तो ये तो फायदा हुआ ना, अनइंटेंशनली उसकी वजह से कुछ नुकसान होगा, वो कहना चाह रहा है ये। रिड्यूस कर देगा कॉस्ट ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को। स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट। सिनोनिम बताना था जी आपको। लीनियंट मतलब स्ट्रिक्ट का बिल्कुल उल्टा। यहाँ के लीनियंट रूल है भैया, अरे कोई दिक्कत नहीं है, चिल है। फ्लेक्सिबल, टेम्परेरी, बहुत इजी वर्ड्स हैं, आते ही आपको सारे। ऑथर का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स बीआईएस अटेम्प्ट टू अडॉप्ट पीएचएसए कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। ऑथर का क्या व्यू है, ऑथर का क्या एटीट्यूड है? ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने कोशिश करी कि वो अडॉप्ट करे पीएचएसए को। ये पीएचएसए क्या था? जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो होता है, जो डायनेमिक चेंज होता रहने वाला जो सिस्टम है अर्थक्वेक जोन मॉनिटरिंग का, उसको जो वर्ल्ड में स्टैंडर्ड फॉलो होता है उसको पालन करने की, उसको अडॉप्ट करने की, उसको अपनाने की जो बीआईएस ने कोशिश करी, उसको लेके ऑथर का क्या व्यू है, क्या एटीट्यूड है उसका? ये पूरी तरह से सपोर्टिव है उसके, पूरी तरह से सपोर्टिव है डिस्पाइट कंसर्न्स ओवर इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस। ये पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है भले ही इसको इंप्लीमेंट करने में कोई भी दिक्कत हो। अच्छा जी, स्ट्रांगली क्रिटिकल, वो इसकी निंदा कर रहा है? नहीं भाई, उसने तो तारीफ ही करी थी इसकी कि इससे अच्छा हो जाएगा, ये चीजें बन जाएंगी, ये चीजें बन जाएंगी। तो क्रिटिकल तो कहीं से नहीं था, न्यूट्रल भी नहीं था कि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब आप इन दोनों को जरा देख के कोशिश करो कि ए आएगा कि सी आएगा, सोचो जरा एक बार। फुली सपोर्टिव है, कहने का मतलब इनको लागू करना ही करना चाहिए, पूरी सपोर्ट है उसकी, चाहे कोई इंप्लीमेंटेशन में चैलेंजेस आए। ब्रॉडली सपोर्टेड यानी मोटे मोटे ऊपर ऐसे 90% टाइप देखा जाए तो सपोर्टिव है, लेकिन उसने वकालत करी है, एडवोकेट किया, कहने का वाला सपोर्ट किया है वाइडर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन को। लास्ट पैराग्राफ में लिख रखा है ना कि जिन लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा इस चीज का, तो उनसे थोड़ा सा और कंसल्टेशन करी जाए और मीटिंग करी जाए, उस हिसाब से इसको इंप्लीमेंट किया जाए। सपोर्टिव तो है, लेकिन इस चीज को भी उसने कंसीडर किया है
और इसमें लिख रखा है चेक, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, हर चीज को। ये कब होता, जब वो कहता कि ये ऐसा कुछ पैसेज में लिखा होता ये दिक्कतें तो आएंगी, आज नहीं टैकल करेंगे तो कब करेंगे, ये करना ही करना चाहिए, ऐसी बातें होती तब अपन इसकी तरफ जाते। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू पैसेज, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? इंडिया हैज कंप्लीटली अडॉप्टेड, इंडिया ने पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया है इसको? नहीं भाई, नहीं कर पाए ना। सेंटर ने विड्रॉ कर लिया रिवाइज्ड अर्थक्वेक जोनिंग फ्रेमवर्क को मेनली इकोनॉमिक इंप्लीमेंटेशन की वजह से, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। बीआईएस ने प्रपोज किया रिड्यूस कर दें अर्थक्वेक जोन को, एक बढ़ाया, उल्टा बढ़ाने की प्रपोजल दी थी। रिवाइज्ड फ्रेमवर्क जो है वाज अपोज्ड ओनली बाय प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी, नहीं सरकार के लोग भी, सरकार की मिनिस्ट्री ने भी अपोज किया था इसको। एक ही चीज ठीक है, बाकी सारी चीजें इसमें गलत है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है जी? वन जोन इंक्रीज इन अर्थक्वेक क्लासिफिकेशन इज एस्टिमेटेड टू रिड्यूस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ये जो एक जोन बढ़ाने की बात हुई है इससे घट जाएगी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, उल्टा भाई बढ़ जाएगी। मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हैं वो एक्सपीरियंस करेंगे लिटिल और नो फाइनेंशियल इम्पैक्ट, बहुत कम या कोई खास फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं आएगा इससे। नहीं भाई, सिग्निफिकेंट लिखा हो उसमें, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर देगा कॉस्ट को। मोस्ट डेवलप्ड कंट्री जो है वो प्राइमरली या फिक्स्ड अर्थक्वेक सिस्टम को फॉलो करती है, नहीं जी, वो जो PHSA वाला जो था ना उसको फॉलो करती है, ये वाला है ना PSHA। प्रपोज्ड रिवीजन जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक नया हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी जिसको जोन 6 करें, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी सारी फॉल्स है। अब ये वाले क्वेश्चन बताए थे मैंने, रीजनिंग में भी आते हैं। स्टेटमेंट, एक बात कही, अर्बन प्लानर्स फियर्ड दैट रिवाइज्ड जोनिंग कुड स्लो डेवलपमेंट, ये जो अर्बन प्लानर्स हैं इन्होंने डर जताया है, ये चिंतित है इस चीज को लेके कि ये जो रिवाइज्ड जोनिंग है, जो जोन रिवाइज होंगे नए होंगे, ये डेवलपमेंट को स्लो कर देगा। बिल्कुल ठीक बात है, हुई है ऐसी बात। तो इसका कारण क्या है, क्यों सोच रहे हैं वो ऐसा, क्यों डर रहे हैं इस चीज को लेके, उनके अकॉर्डिंग क्यों हो जाएगा ऐसा? स्ट्रिक्टर जोनिंग, अगर और स्ट्रिक्ट लेवल पे जोनिंग होगी तो उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ेंगी और उसकी वजह से इनफॉर्मल हाउसिंग आ जाएगी। बिल्कुल सही है जी। क्यों कह रहा है वो डेवलपमेंट स्लो हो जाएगी, इसीलिए तो कह रहा है ना डेवलपमेंट स्लो हो जाएगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोटोकॉल्स बढ़ जाएंगे। तो स्टेटमेंट भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ एस एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एस। चीजों से जब आप डरना बंद कर दोगे, उसको पढ़ना शुरू कर दोगे तो काम हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बिना डरे ऐसे 5, 7, 10 बार ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे तो आपको इस क्वेश्चन से डर लगना बंद हो जाएगा। और जैसा कि लास्ट अपन काफी सारे क्लासेस से कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 टाइटल बताना है, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें आप एक काम करना, इसमें ये तो आपको आंसर करना ही करना है, छोटा सा मेरा एक काम और कर देना, इसको ना थोड़ा तोड़ भी देना। जैसे अपन करते ना, फॉर एग्जाम्पल मैं उस सेंटेंस को नहीं मान लो, किसी और सेंटेंस को करके दिखाता हूँ। जैसे ये सेंटेंस है कि अर्बन प्लानर सब्जेक्ट हो गया, फियर्ड वर्ब हो गई, फियर्ड व्हाट, फियर्ड दैट, ये आगे का पूरा ये नाउन क्लॉज बन जाएगा, दैट कंजंक्शन है, रिवाइज्ड एडजेक्टिव है, जोनिंग सब्जेक्ट बनेगा अगले क्लॉज का, कुड हेल्पिंग वर्ब है, स्लो मेन वर्ब है, डेवलपमेंट इसका ऑब्जेक्ट है। ये काम मुझे इस सेंटेंस के साथ आप करके दिखाना। इसमें कुछ अलग चीज है इसलिए कह रहा हूं ऐसा करने के लिए। तो 9 और 10 का आपको आंसर तो बताना ही है, और 10 को आपको इसकी पार्सिंग करना, पार्ट्स ऑफ स्पीच में तोड़ना, वो भी आप मुझे करके दिखाएंगे कमेंट्स में। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं भाई कि क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। आज अपने RC प्रो कोर्स की जहां तक मुझे लग रहा है 10 क्लासेस पूरी हो गई हैं। मैंने लगभग 40 क्लासेस आपको बोली थी, तो मोटा मोटा देखें तो 25% क्लासेस खत्म हो गई हैं। और ये 25% क्लासेस भी जिसने पूरी लगा ली हैं उसके मन से आवाज़ आ रही होगी कि सर थोड़ा डर तो कम हुआ है। ठीक है, ये भी मुझे बताना, जिसने 10 की 10 क्लासेस शिद्दत से अटेंड करी हो, 10 क्लासेस के बाद आपका क्या रिस्पॉन्स है, मतलब कैसा लग रहा है, कुछ लग रहा है कि हाँ कुछ इंप्रूवमेंट आया है, कुछ डर पहले से कम हुआ है, कुछ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है कि हाँ जी कर देंगे पेपर में, ये भी बताना भाई। ठीक है, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब के लिए ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए, चीज़ों से डरना बंद करिए, सब हो जाता है, बस कोशिश करने की देर है।